जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का अगेन। हरियाणा जी के, इंडिया जी के 2015 से 2025 पीवाईक्यू, लगभग 6000 प्लस पीवाईक्यू, जिसके अंदर हम इंडिया जी के, साइंस, हरियाणा जी के कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो क्लासेज को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करो भाई। अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको क्लासेज बेहतर लगती हैं तो क्लास को शेयर करने में कंजूसी मत बरता करो, और क्लास को हाइप करने में भी, और लाइक करने में और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना बरतें। कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेंगे। बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता किसके कारण होती है? बंगाल की खाड़ी में निम्न लवणता उच्च वाष्पोत्सर्जन, जलीकरण, वर्षण या नदी के जल का अंत्यपर्वण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। यानी कि नदियों का जो जल है, जब नदियों का जल बहता है तो नदियों के जल के प्रवाह के कारण बंगाल की खाड़ी के अंदर जल की जो लवणता है वो हमें कम दिखाई देती है। बंगाल की खाड़ी के अंदर जो नदियां जल गिराती हैं वो भी मैं बता देता हूं। बंगाल की खाड़ी के अंदर गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी, मेघना नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सभी जो नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गिरती हैं। गग्गर हकरा नदी घाटी दो भागों के अंदर बांटा गया है, जहां पर उच्चतर अक्षेत्र जो वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता क्या कहलाता है? यानी कि जहां पर बाढ़ नहीं आती, गग्गर हकरा नदी घाटी दो भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, बांगर। दो भागों के अंदर बांटा गया गग्गर हकरा नदी घाटी को, बांगर और खादर। बांगर कौन सा क्षेत्र है जहां पर बरसात के टाइम में, बरसात के मौसम में बाढ़ का पानी नहीं आता है? खादर वो एरिया है, यानी कि वो निचला क्षेत्र कहलाता है जहां पर बाढ़, ठीक है, जहां पर बाढ़ आने के चांस ज्यादा रहते हैं। टांगरी नदी कौन किसकी सहायक नदी है? टांगरी नदी, टांगरी नदी गग्गर नदी की सहायक नदी है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमा पर टांगरी नदी कहां से होकर निकलती है? ये शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और कहां पर जाकर मिल जाती है टांगरी नदी? गग्गर नदी के अंदर जाकर ये मिल जाती है, ठीक है। और एक नदी है जिसका नाम है बलियाली नदी, बलियाली नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? राजस्थान में खारे पानी की झील है सांबर झील। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। और चिल्का झील कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, उड़ीसा के अंदर है। डल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है, पर्यटन के लिए मीठे पानी की झील है। वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर के अंदर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर के अंदर जाकर नहीं मिलती है? तो अरब सागर के अंदर इनमें से कौन सी नदी? नर्मदा, साबरमती, गोदावरी या ताप्ती? देखिए, नर्मदा नदी, साबरमती नदी, ताप्ती नदी, ये सभी अरब सागर के अंदर जाकर मिलती हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया जो गोदावरी नदी है ये कहां से निकलती है? पहली बात तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के पास सादरी नामक पहाड़ी से निकलती है। पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक दक्कन के पठार पर यह बहती है। कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी जो नदी प्रणाली है भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करती है। यानी कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी प्रणाली है गोदावरी नदी, पहले नंबर की है मेरे दोस्तों गंगा नदी। तो गोदावरी नदी जो है अरब सागर के अंदर जाकर नहीं गिरती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम होता है? मानसरोवर क्षेत्र से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम होता है, डी ऑप्शन, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी। सी ऑप्शन लगाओगे भाई, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से उद्गम होता है, बांग्लादेश तक ये जाती है। और बांग्लादेश में इसको पद्मा या जमुना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, किस नदी का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणी में हुआ है और वह कच्छ के रण से होकर अरब सागर के अंदर प्रवेश करती है? कच्छ के रण से होकर अरब सागर के अंदर प्रवेश करती लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी, अजमेर का जो एक पहाड़ है वहां से इसका उद्गम हुआ है। राजस्थान के नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर,
इन अक्षेत्रों के अंदर बहती हुई कच्छ के रण के अंदर आकर ये विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, पश्चिमी प्रवाही किस नदी पर जोग प्रपात स्थित है? जोग जलप्रपात, जिसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? भारत के नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी किसको कहा जाता है? जोग जलप्रपात को कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 253 मीटर है। ये जो जलप्रपात है ये कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। कौन सी नदी के ऊपर? श्रावती नदी के ऊपर ये बना हुआ है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। और ये कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच से कौन सी नदी बहती है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। 1312 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील है उड़ीसा के अंदर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, एक लैगून झील है। नौसेना की जो ट्रेनिंग होती है वो भी कहां पर होती है? चिल्का उड़ीसा के अंदर होती है। चंबल नदी बहती है, यानी कि चंबल नदी कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, ये यहाँ पे पूछा गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और बिहार से होकर ये बहती है। कहाँ से होता है चंबल नदी का उद्गम? एक पहाड़ी का नाम है, जिस पहाड़ी का नाम है जन्ना पाओ की पहाड़ी। जन्ना पाओ की पहाड़ी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये कैसी नदी है? एक 12 मासी नदी है, यानी कि सदा बहने वाली, 12 महीने साल के बहने वाली ये नदी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, यहां से होकर ये प्रवाह करती है। चंबल नदी राजस्थान, यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश यहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि इसका बिहार से कोई संबंध नहीं है। इसका उत्तर प्रदेश, यूपी आना चाहिए भाई, इसका उत्तर प्रदेश। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। इसके ऊपर 4 जल विद्युत परियोजनाएं बनी है चंबल नदी के ऊपर। कौन कौन सी हैं? एक है गांधी सागर, गांधी सागर विद्युत परियोजना। एक है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। एक कौन सी है? एक है जवाहर सागर, जवाहर सागर। ये सभी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। एक है कोटा बैराज, कोटा बैराज। ये सभी जल विद्युत परियोजनाएं गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये सब चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? माजुली द्वीप, ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा हुआ है। और ये कहां पर है? माजुली द्वीप असम के अंदर है। नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है, आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? आदि बद्री का संबंध माना जाता है सरस्वती से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। आदि बद्री यमुनानगर, जो हरियाणा के अंदर एक जिला है, यमुनानगर जिला, वहां से शिवालिक की तलहटी के अंदर ये स्थित है। हरियाणा के इसी स्थान पर सरस्वती नदी पहाड़ों से निकलकर मैदान के अंदर प्रवेश करती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। और ये जो नदी है कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है। और महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। और आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ पर जाकर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर जाकर गोदावरी नदी गिर जाती है। लगभग 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अलकनंदा और भागीरथी नदियां गंगा नदी को बनाने के लिए किसके पास जाकर मिलती हैं? अलकनंदा और भागीरथिया नदियां गंगा नदी को बनाने के लिए किसके पास मिलती हैं? देवप्रयाग के पास। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के बद्रीनाथ नामक स्थान से निकलती है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ से। जबकि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि गोमुख से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है। ठीक है। और इन नदियों का जो संगम है वो कहाँ पर होता है? देवप्रयाग के अंदर। और यहीं पर इनको गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी को मिलके गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के अंदर। नेक्स्ट,
सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। ये दो धाराएं हैं, एक चंदर और एक भागा। चंद्र और भागा दो धाराओं से मिलकर ये बनी है, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर केलांग के पास जाकर ये मिलती हैं और चंद्रभागा के नाम से इनको जाना जाता है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत के अंदर कितने किलोमीटर एरिया कवर करती है? 1180 किलोमीटर। शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों का स्रोत हैं, ऐसी एक नदी का नाम बताना है, कौन सी नदी है? टांगरी नदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली एक नदी है टांगरी नदी, हरियाणा और पंजाब राज्य के अंदर ये बहती है। नेक्स्ट है, मोरनी और टिप्रा श्रेणियां किसके द्वारा अलग होती हैं? मोरनी और टिप्रा श्रेणियां, नदी सारस्वत, नदी मार्कंड, नदी घग्गर, घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मोरनी और टिप्रा श्रेणियां घग्गर नदी के द्वारा अलग की जाती हैं। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है मोरनी और टिपरा। हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर ये स्थित है मोरनी की पहाड़ियां। घग्गर नदी को सरस्वती नदी का अवशेष कहा जाता है। घग्गर नदी को कौन सी नदी का अवशेष कहा जाता है? सरस्वती नदी का अवशेष कहा जाता है। मोरनी की पहाड़ियां कहां पर है? हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, यह उत्तर पूर्वी भारत में ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके ऊपर तैरते हुए फुमंदियों की वजह से विश्व में एकमात्र तैरते हुए झील के रूप में जाना जाता है। उक्त कथनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी झील है? तो झील का नाम है लोकटक झील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। और ये कहां पर है लोकटक झील? मणिपुर के अंदर है। विश्व में फ्लोटिंग झील के नाम से, यानी कि तैरती हुई झील के नाम से लोकटक झील को जाना जाता है, मणिपुर के अंदर है। इसका जो एरिया है वो 287 वर्ग किलोमीटर है। फुमंदियां क्या होती हैं? एक वनस्पति होती हैं, जल के अंदर उगने वाली वनस्पति। जो झील होती है उसकी सतह के ऊपर ये फैल जाती है। निम्न में से किस नदी को तिब्बत में तसांगपो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को तसांगपो के नाम से, बांग्लादेश में जमुना यानी कि पद्मा के नाम से जाना जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है लगभग कितनी है? 2900 किलोमीटर है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, उड़ीसा के अंदर है। ठीक है। डल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर है। डल्ला लिखा है यहाँ पे। डल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। कोलेरू झील कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील भी कहां पर है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर ये विस्तृत है पुलिकट झील। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन आपको पहचानना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है। सॉरी, पक्षाब मेघ ऊंचाई पर बनते हैं। ठीक है। पक्षाब मेघ कौन से होते हैं? यानी कि जो आपको पतले पतले बादल जो दिखाई देते हैं, पतले पतले, एक मोटे मोटे बादल होते हैं, जो पतले पतले बादल होते हैं, जो बिखरे हुए होते हैं, उनको पक्षाब बादल बोलते हैं, मेघ बोलते हैं। कपासी मेघ रुई जैसे दिखाई देते हैं। कपासी मेघ बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर होते हैं। छोटे छोटे आपको, बहुत बड़े बड़े बदल भी आपको दिखाई देते हैं बादल, और छोटे छोटे भी दिखाई देते हैं। सफेद बिल्कुल रुई के जैसे व्हाइट दिखाई देंगे। ठीक है। सत्री मेघ परतदार बादल होते हैं जो आकाश के वृद्ध भाग को आच्छादित करते हैं। ठीक है। लेकिन जो पक्षाब मेघ और जो कपासी मेघ हैं, इनसे वर्षा नहीं होती है। ठीक है। सत्री मेघ, छतरी जो मेघ हैं और जो पक्षाम मेघ है, इससे थोड़े मोटाई में ज्यादा होते हैं और घने होते हैं, और इनसे हल्की हल्की वर्षा होती है। वर्षा मेघ काले या गहरे भूरे होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जब आपने देखा होगा जब वर्षा आने को होती है तो बादल बिल्कुल काले काले हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, पूरे आकाश को ढक लेते हैं और लगातार बारिश करवाते हैं। तो इसके अंदर सभी के सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम कहां पर स्थित है? सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम, खासी पहाड़ियां, मासिन राम। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और ये कहां पर है? खासी की पहाड़ियां मेघालय के अंदर है मासिन राम। मेघालय राज्य के अंदर कौन से पठार के अंदर है? शिलांग पठार। ठीक है, शिलांग पठार। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम भारत में किस कारण से सर्दियों के अंदर वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम भारत में
पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण। सर्दियों के मौसम में उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है? पश्चिमी भाग है। तो सर्दियों में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो है सर्दियों के अंदर भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और अंध महासागर। कौन सा महासागर? अंध महासागर। यहां से क्या लेकर आते हैं? नमी लेकर आते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग यानी कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान और नेपाल के कुछ हिस्सों के अंदर जाकर वर्षा करवाते हैं सर्दियों के अंदर। तो भारत में जो वर्षा है उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों के अंदर पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट बताइए, केरल में मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? केरल में मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है? मैंगो सावर कहा जाता है। मैंगो सावर यानी कि जिसको आप आमर वर्षा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमर वर्षा भी बोलते हैं। आमों के जल्दी पकने में सहायता करती है। नेक्स्ट है, भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव कौन से महीने के अंदर मनाया जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा जुलाई के महीने के अंदर भारत में वार्षिक वृक्षारोपण समारोह वन महोत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 7 जुलाई को मनाया जाता है। 7 जुलाई को मनाया जाता है। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1950 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय केंद्रीय कृषि खाद्य मंत्री थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी केंद्रीय कृषि मंत्री थे और इनका उद्देश्य क्या था? वनों का संरक्षण करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए जनता को उत्साहित करना। तो वन महोत्सव जुलाई के महीने में 7 जुलाई या 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है। फिक्स डेट नहीं है लेकिन एक वीक से 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके अंदर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वनों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 2012 के अंदर 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया गया। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल भूमि आच्छादन में वनों की लगभग कितने % हिस्सेदारी है? वनों की लगभग कितने % हिस्सेदारी है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। वनों की लगभग 30% हिस्सेदारी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। विश्व के आधे से अधिक वन क्षेत्र केवल 5 देशों के अंदर हैं। सबसे ज्यादा कौन से देश में? ब्राजील, कनाडा, चीन, रूस और यूएसए। पृथ्वी पर कुल भूमि जो आच्छादन है वनों की लगभग कितने % हिस्सेदारी? 30%। और विश्व के आधे से ज्यादा वन क्षेत्र केवल 5 देश हैं, ब्राजील, कनाडा, चीन, रूस और यूएसए। वन को त्यागा भी कहा जाता है। कौन से वन को त्यागा भी कहा जाता है? इनके जिसको आप टैगा भी बोल देते हैं, TAIGA, टैगा। कौन से वन को टैगा भी कहा जाता है, त्यागा भी कहा जाता है? उदीच्य। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा, उदीच्य यानी कि जिसको आप बोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोरियल फॉरेस्ट। ठीक है, उदीच्य वनों को कहा जाता है या जिसको आप सनो फॉरेस्ट भी बोल देते हैं, सनो फॉरेस्ट, सनो फॉरेस्ट। ठीक है, और ये कौन से क्षेत्र के अंदर है? ये जंगल आर्कटिक क्षेत्र के अंदर है। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र के अंदर है, समशीतोष्ण के अंदर ये आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा टैगा जो वन है, विश्व का सबसे बड़ा टैगा कौन से देश के अंदर है? रूस देश के अंदर है विश्व का सबसे बड़ा। प्रशांत महासागर के अंदर यूराल पर्वत तक ये फैला हुआ है। वसंत ऋतु पत्तियों के रंग की घटना किस में होती है? वसंत ऋतु कौन से? समशीतोष्ण, समशीतोष्ण पर्णपाती। इसके अंदर वन में पत्तियों के रंग की घटना वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में पाई जाती है। और वसंत ऋतु में नई पत्तियां निकलती हैं और जिनका रंग हरा हरा होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती हुई जाएगी और पत्तियां और भी गहरी होती जाएंगी। नेक्स्ट बताइए, अमेजन जंगल किसका उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय वर्षा, उदीच्य वन, सदाबहार वन या शंकुधार वन? तो अमेजन जो जंगल है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा का उदाहरण है। अमेजन वन विश्व के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है और ये कहां पर है मेरे दोस्तों? दक्षिण अमेरिका के अंदर। अमेजन जंगल दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी और जितनी भी अमेजन नदी की सहायक नदियां हैं उनके बेसिन के सहारे पर ये स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है अमेजन जंगल। इसमें बहुत सारी अन्य भिन्न भिन्न प्रकार की जैव विविधता भी पाई जाती है।
ठीक है। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार के अंदर, पश्चिमी घाट के ऊपर भी पाए जाते हैं। ठीक है। और इस प्रकार के जो वन हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहां पर होती है और 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज्यादा औसत टेम्परेचर रहता है, वहां पर ये पाए जाते हैं। इन वनों में जितनी भी प्रजातियां पाई जाती हैं कौन कौन सी मैंने आपको बताया था जब मैंने करवाई थी। रोजवुड हो गई, ठीक है, रोजवुड पाई जाती है और यही प्रजाति इसके अंदर पाई जाती है। निम्नलिखित का मिलान करना है भाई आपको। वनों के प्रकार दिए गए और उनका वर्णन दिया गया है। ठीक है, वनों का प्रकार और उनका वर्णन। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमध्य वन, शंकुधारी वन, उत्तरी वन। देखिए उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पर पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के पास में। तो ए का आपका सेकंड रहेगा और एक ही ऑप्शन में है सी ऑप्शन में। भूमध्य वन समशीतोष्ण अक्षेत्र में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन ध्रुवों के निकट पाए जाते हैं। उत्तरी वन उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटिया जमीन पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? घटिया जमीन पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है वन रोपण। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होता है ना, फॉरेस्ट गार्ड का, यानी कि फॉरेस्ट से संबंधित, फॉरेस्ट गार्ड का, फॉरेस्टर का, वहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो डिप्टी रेंजर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो घटिया जमीन पर पेड़ लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है वन रोपण कहा जाता है। बंजर भूमि के ऊपर वन रोपण से लोगों को रोजगार मिल जाता है। भारी पूंजी की इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है, ज्यादा पूंजी की इसके लिए आवश्यकता होती है। पर्यावरण के अंदर सुधार भी हो जाता है, मिट्टी का कटाव भी बच जाता है। वानिकी में वृक्ष चयन की विधि क्या है? वानिकी में मोटे तनों वाले पेड़ों को काटना, मोटे बड़े तने वाले पेड़ों को काटना, छोटे पेड़ों को, केवल सबसे पुराने और सबसे बड़े पेड़ों को काटना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। वानिकी में वृक्ष चयन की विधि केवल सबसे पुराने जो और सबसे बड़े जो पेड़ हैं उनको काटना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। आपको कौन से वनों में चौड़े पत्तों वाले पर्णपाती वन और सदाबहार शंकुधार वन मिल सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, उदीच्य वनों के अंदर, यानी कि जो आपको स्नो फॉरेस्ट मैंने आपको बताया था, बोरियल फॉरेस्ट बताया था। ठीक है, उन उदीच्य वनों के अंदर आपको चौड़े पत्तों वाले पर्णपाती वन, सदाबहार, शंकु वन मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, मैंने आपको जैसे टैगा वन का उदाहरण दिया था, सबसे ज्यादा रूस के अंदर पाए जाते हैं। तो आज का आपके लिए यहाँ पे मेरे दोस्तों टेस्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर, डल, पवई झील या चिल्का झील? आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। और कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये इसका राइट ऑप्शन था। तो आप हमारे टेलीग्राम को, व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है मेरे दोस्तों, लाइक जरूर कर दिया करो, क्लास को शेयर कर दिया करो, क्लास को हाइप कर दिया करो। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।